ये उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये व्हाट्सएप नहीं इसमें डाउनलोड किए हुए हैं लैपटॉप में। अच्छा ठीक है, हम करवा देंगे आगे शुरू। अभी हम कर देंगे। बच्चे बोल देंगे, सपोर्ट करते हैं आराम से, इजी आवाज आ रही है। अच्छा, ये एनसी पहले सवाल पूछ लीजिए। जो सवाल पूछ रहे हैं ना, साउंड क्लियर है ना? साउंड वगैरह में कोई प्रॉब्लम, वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए क्लास शुरू करने से पहले। नो सर, क्लियर है। ओके, अब आप लोग सवाल पहले इंडेक्स का पूछते चलिए। 2.1 से लेकर के 2.5 इंडेक्स ओपन कीजिए, उसमें 5 सवाल हैं और पूछिए उसमें से जो भी सवाल पूछना है। 2.1 से लेकर, 3.4 हाँ बोलिए। सर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा उसको पढ़िए तो। क्वेश्चन नंबर 4 को 2.5 किलोग्राम मोलल कुछ कह रहा होगा। Calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. रुक जाइए, धीरे धीरे पढ़िएगा। मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है। Yes, आगे sir. पढ़िए। Required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। देखिए ये 2.4 एनसीईआरटी की सवाल है। मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है। अभी सवाल को समझिए। मास ऑफ यूरिया आपको कैलकुलेट करना है, बात समझ रहे हैं? और आपको 2.5 किलोग्राम 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है। मोलल एक्वस सॉल्यूशन है, समझ रहे हैं? 2.5 किलोग्राम पूरा सॉल्यूशन है। मतलब ये जो दिया हुआ है, ये दो इंफॉर्मेशन सवाल में, वो एक तो दिया हुआ है मोलालिटी 0.25 मोलल, मोलालिटी पहली बात। दूसरी बात जो है इसमें इस सवाल में, वो है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम। ये पूरे सॉल्यूशन का मास है। इसमें आपको दो बात गौर करनी है। ये जो आपको दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम, वो पूरे सॉल्यूशन का। आई बात समझ में? मास ऑफ यूरिया पूछ रहा है तो हम यहाँ x कंसीडर कर लेते हैं। x ग्राम मान लिए, कंसीडर किए, समझ रहे हैं? अब आप मास ऑफ यूरिया x ग्राम है, सॉल्यूशन का मास ये इतना है, तो इसको तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 2.5 किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको मालूम है x ग्राम। आ रही है बात समझ में? मास ऑफ सॉल्यूट तो हम लोग को मालूम है। तो मास ऑफ सॉल्यूट जब आपको मालूम है तो यहां रख दीजिए, लेकिन x/1000 रखिए क्योंकि ये ग्राम में है और किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड कीजिए, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 2.5। तो इसीलिए मास ऑफ सॉल्वेंट 2.5 माइनस x/1000 किलोग्राम में। ध्यान रखिए किलोग्राम में। आपने मास ऑफ यूरिया माना है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला। तो मोल ऑफ यूरिया हो जाएगा, मोल का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास जो होगा वो 60 होगा। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है। इसका मोलर मास पता कीजिए तो वो 60 आएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ 60 डिवाइड कर दिए तो ये आपको मोल ऑफ यूरिया आ गया और ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया किलोग्राम में। अब ये दोनों इस फॉर्मूला में रखिए। ये दोनों जो इंफॉर्मेशन है वो इस फॉर्मूला में रख दीजिए। मोलालिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है x/60 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है तो 2.5 माइनस x/1/1000 2.5 माइनस x/1000। अब इसको सॉल्व करके मोलालिटी तो आपको दिया हुआ है 0.25, यहाँ 0.25 रख करके सॉल्व कर लीजिए। दोबारा ये सवाल समझिए फिर से अगेन।
देखिए आपको मास ऑफ यूरिया पता करना है, एक्स कंसीडर कर लिए, तो मोल ऑफ यूरिया क्या होगा, मास बाय मोलर मास। तो मास कितना है यूरिया का, x ग्राम, और मोलर मास इस फॉर्मूला से कितना आएगा, तो 60। समझे ना 60 कैसे, 2 नाइट्रोजन है 28, एक ऑक्सीजन एक कार्बन का 28 प्लस 12 प्लस 16 और 4 हाइड्रोजन 4, तो टोटल मिलाकर के 60 आएगा इसका मोलर मास। इसका मोलर मास जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 60 आएगा। अब देखिए अगला इंफॉर्मेशन सवाल में जो दिया हुआ है वो है मास ऑफ सॉल्यूशन 2.5 किलोग्राम। आ रही है बात समझ में? तो मास ऑफ सॉल्यूशन को तोड़ करके मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट लिखे, जो हम लोग को 2.5 किलोग्राम दिया हुआ है। बात समझे? अब मास ऑफ सॉलिड x ग्राम हम लोग कंसीडर किए थे और यहाँ किलोग्राम है, तो x बाई 1000 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो हो जाएगा इसको इस तरह से, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट और ये मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू मोलालिटी। अब मोलालिटी कितना दिया हुआ है 0.25, याद रख दीजिए 0.25 x by 60, 2.5 माइनस x by 1000। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. तो ये 2.4 था एनसीईआरटी इंडेक्स। अब अगला सवाल पूछिए। Next Exercise 2.6. 2.6 एक्सरसाइज 2.6 Yes, sir. हाउ मेनी मिलीलीटर, यही सवाल ना? Yes, sir. अच्छा रुक जाइए, ये सभी नोट कर लिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो अब चलिए इंडेक्स में देख लीजिए 2.1 से 2.5 में और कोई नहीं सवाल पूछना है। इंडेक्स में 2.1 से 2.5 के बीच में और कोई सवाल नहीं ना पूछना है, तो फिर एक्सरसाइज Sir, एक है। हाँ कौन सा? Sir, CONO3 का whole 2.6H2O का molar हाँ CO mass कैसे निकाल? CONO3 होल 2 और क्या है? 0.6H2O। CONO3 होल 2 और 6H2O। Yes, sir. 6H2O इसका मोलर मास पूछ रहे हैं। Yes, sir. एनसीईआरटी किताब है ना, तो उसमें आप सबसे लास्ट से देखिए कोबाल्ट का मोल एक टेबल दिया हुआ होगा आंसर से पहले, तो कोबाल्ट का मोलर मास देखिए 59 या कुछ ऐसे ही होगा, 59 या 60 के अप्रॉक्स में। $59 या 60 कुछ ऐसे ही होगा, मिला वो टेबल एनसीईआरटी में। आप ये आंसर से पहले एक टेबल होगा एटॉमिक मोलर मास का। ये 59 या 60 कुछ ऐसे ही होगा अप्रॉक्स में। 59 है sir. 59 एग्जैक्ट या 59 पॉइंट कुछ? Sir, 58.933 है। हाँ बिल्कुल सही बोले, 59 कंसीडर करेंगे। नाइट्रोजन देखिए 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है यानी कि 2 है, तो नाइट्रोजन 2 है तो 28। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन गौर कीजिए 3 2 जा 6 और 16 6 जा 96, यानी कि 96 ऐड कीजिए, ये समझे कि नहीं? 3 2 जा 6 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 6 का क्या हो जाएगा 96, और वाटर 6 है तो और वाटर का 18 होता है, तो ये इन सबको ऐड कर लीजिए, ये इसका मोलर मास हो जाएगा। उसमें 2 सवाल होगा, एक डाइल्यूशन का होगा, उसमें एक होगा इससे जुड़ा हुआ और एक डाइल्यूशन का। Yes, sir.
दो सवाल है, तो वो डाइल्यूशन वाला तो सिंपल वही जो पिछला दिन पढ़ाए थे, M1V1 = M2V2 से बना लीजिएगा। और इसके लिए आपको 4.3 लीटर वॉल्यूम होगा और मास भी दिया हुआ होगा। मास और वॉल्यूम दोनों दिया हुआ होगा आपको। यस सर है। तो बन जाएगा ये, अब ये मोलर मास हो गया, सबको ऐड कर लीजिएगा। सर हो जाएगा। इंटेक्स में और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। एक्सरसाइज पे चले तब। सर हेनरीज लॉस कांस्टेंट कैसे निकलता है? अभी वेट कीजिए, आप हेनरी लॉ कांस्टेंट पे आगे चले गए, अभी पढ़ाई कहाँ है वो टॉपिक, अभी वो टॉपिक पढ़ाई नहीं है। हेनरी लॉ कांस्टेंट पे अभी वेट कीजिए, ये हम लोग 2.1 से 2.5 तक में आपको चेक करना है, अभी हेनरी लॉ कांस्टेंट पहुंचने में समय लगेगा। ओके सर, वो 2.6 क्वेश्चन था वो। हाँ बोलिए। जस्ट आई नहीं सर, वो क्वेश्चन 2.6 था सिलेबस। एक्सरसाइज था, इंटेक्स ठीक था सर, नहीं 2.6 था। वो नहीं बनाना है आपको, इंटेक्स यस सर, 2.6 नहीं बनाना है अभी, वो ठीक है पढ़ी सर, कहाँ समझ है। गया। एक्सरसाइज में चेक कीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में अब आप चेक कीजिए, एक्सरसाइज में आप 2.1 से 2.9 के बीच में देखिए। एक्सरसाइज में 2.1 से 2.9। सर एक 2.2 बता दीजिए। हाँ सवाल पढ़िए। Give an example of a solid solution in which the solute is a gas. Solute is a gas. Platinum, hydrogen in platinum. Hydrogen in platinum. Solute आपको गैस चाहिए तो हाइड्रोजन है, और सॉल्वेंट आपको सॉलिड चाहिए। सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट सॉलिड, यही ना बोल रहा है सवाल। Yes sir. हाँ, तो सॉल्यूट आपका हाइड्रोजन गैस और प्लैटिनम सॉल्वेंट हो जाएगा यहाँ पे। ये आपको टेबल में दिया हुआ है, एनसीईआरटी जहां शुरू होता है ना चैप्टर, उसमें दूसरे पेज पे देखिएगा एक टेबल बना हुआ होगा, उस टेबल में एग्जांपल दिया हुआ है हर का। मतलब जितना भी आपको जितने तरह का मतलब कि ये सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट के बेसिस पे जो डिवाइड किया गया उस टेबल में देखिए मिल जाएगा। अगला सवाल पूछिए। सर 2.6। हाँ 2.6 यस सर, वो बहुत मेरा अच्छा सवाल है, 2.6 मेरा भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से हर कोई समझिएगा। 2.6 एक्सरसाइज, हाउ मेनी मिलीलीटर, आगे पढ़िए, हाउ मेनी मिलीलीटर के बाद ऑफ 0.1 मोल HCl 0.1 कैपिटल M। यस सर, कैपिटल M आगे of HCl are required to react completely with आर रिक्वायर्ड के बाद to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 हाँ आगे इन containing इक्विमोलर रेशियो, yes sir equimolar amount of both, calculate containing equimolar amount of both। हाँ दोनों इक्विमोलर अमाउंट है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिएगा। काफी ये सवाल बेहतर भी है, इंपोर्टेंट भी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए हम लोग को पूछ रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर, तो सबसे पहले हाउ मेनी मिलीलीटर का मतलब पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम। पहली बात तो ये समझिए कि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम।
हाउ मेनी मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है किसका, 0.1 mSCl का, जो रिक्वायर्ड है, रिएक्ट करता है कंप्लीटली 1 ग्राम मिक्सर Na2CO3 एंड NaHCO3। काफी बेहतर सवाल है ये, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, मतलब बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बात समझ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले तो हम लोग को पता क्या करना है, वॉल्यूम दिया हुआ क्या है, 0.1 m ऑफ HCl, कैपिटल M दिया हुआ है, तो कैपिटल M बताता है मोलारिटी को, जो 0.1 कैपिटल M दिया हुआ है। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ HCl बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग को वॉल्यूम पता करना है, पूछ रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आएगा, मोल ऑफ HCl बाय 0.1। तो आपको वॉल्यूम पता करना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, मोल, आपको मोल पता होना चाहिए, लेकिन सवाल में मोल तो दिया हुआ है नहीं, सवाल में मोल तो दिया हुआ है नहीं। मोल पता करने के लिए आप इसकी मदद लेंगे, 1 ग्राम मिक्सर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कर रहा है, इन दोनों में किसी एक का मास मान लेते हैं, लेट मास ऑफ Na2CO3 इक्वल टू x ग्राम, मास मान लिए Na2CO3 का, तो मोल ऑफ Na2CO3 हो जाएगा, मोल का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। जैसे सबसे पहले हम मास मान लिए, पहले तो मास ही देख लीजिए, पहले मास मान लिए, तो मास ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस x ग्राम, 1 माइनस x ग्राम, ये समझे कि नहीं, 1 माइनस x ग्राम कैसे हुआ, क्योंकि टोटल मास कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम, टोटल मास यदि 1 ग्राम है, 1 ग्राम, एक का मास हम x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस x। यहां तक समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए इसमें इक्विमोलर बोल रहा था, मतलब कि मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू मोल ऑफ NaHCO3, दोनों का जब मोल इक्वल कर रहा है तो मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ NaHCO3। ये बात समझ में आया, इक्विमोलर कर रहा है मतलब इक्वल मोल है, तो मोल, इसका मास मालूम है Na2CO3 का x, अब इसका मोलर मास पता करते हैं, Na2CO3 का मोलर मास, गौर से सुनिएगा, 3 ऑक्सीजन, तो 16 दिया 48, 48, 12 कार्बन, तो 48 और 12 60, और 23 2s are 46, तो 60 और 46 106। आई बात समझ में, देखिए यहां से फिर से सुनिए, 3 ऑक्सीजन, तो 16 3s are 48, और कार्बन 12, तो 48 और 12 60, और 23 2s are 46, तो 106। अब इसका मोल पता करते हैं, 1 माइनस x बाई इसका मोलर मास, तो देखिए यहां पे भी 16 3s are 48 और 12 60, 60 और 23 83, और एक हाइड्रोजन 84। इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, कैसे पता किए, तो आप पूछ सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 84x 106 इसको इस तरफ लेके जाइए, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 106 और 84, 84x प्लस 106x 106, तो कितना आ जाएगा 190,
तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 106/190। ये बात समझ में आई? यहां तक कैलकुलेशन में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछिए। फिर से सुन लीजिए, यहां से रिपीट कर रहे हैं। आपको ये गिवन है, पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी मिलीलीटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी होता है मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल मालूम नहीं है, मोल मालूम नहीं है, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 है जो इक्वल मोल है। इक्विमोलर मींस इक्वल मोल। आई बात समझ में? यानी कि मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू मोल ऑफ NaHCO3। अब मोल पता करने के लिए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास किए, और इससे इक्वेशन से हमको x पता चल गया। आई बात समझ में? x आपको कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या करना है, आगे रिएक्शन करवाना है, क्योंकि सवाल बोल रहा है कंप्लीटली रिएक्ट। सवाल क्या कर रहा है, एनसीईआरटी किताब सबके पास है ना सामने में, सवाल पढ़िए, कह रहा है कंप्लीटली रिएक्ट इन दोनों से। तो इन दोनों से रिएक्ट करेगा तो हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। याद कीजिए मेरा पहला क्लास, इक्वेशन लिखना बताया थे ना कि हर कुछ जो स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन होता है वो बैलेंस करके होता है। तो पहले रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, तब ना सोचेंगे आगे। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। Na2CO3 plus HCl, Na2CO3 plus HCl produce NaCl plus H2O plus CO2। तो ये बैलेंस तो है नहीं, ये आपको बैलेंस तो है नहीं, CO2 है, NaCl H2O plus CO2 बैलेंस तो है नहीं, इसको बैलेंस करते हैं। 2 लगा दिए, अब देखिए ये बैलेंस हो गया। नहीं, यहां पे 2 लगा दिए, अब बैलेंस हो गया। तो इस बैलेंस में सोचिए कि Na2CO3 जब 1 मोल है तो HCl कितना है 2 मोल। ध्यान से देखिए रिएक्शन को, Na2CO3 जब 1 मोल है तो HCl 2 मोल। अब हमारा Na2CO3 कितना मोल है, x/106, और x तो हमको मालूम है, x है ना मालूम, 106/190, मतलब आपको ये मालूम है क्योंकि तो आप x फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसका मोल है x/106, तो यहां हम x/106 रखे, यहां क्या हो जाएगा 2x/106, और x आपको मालूम है, मतलब कि HCl का इस इक्वेशन में मोल क्या होगा पता चल गया। लेकिन अभी एक और बाकी है, NaHCO3 भी 2 कंपाउंड है, एक तो Na2CO3 जो लिख दिए, और दूसरा कौन सा कंपाउंड है तो NaHCO3। तो हम लोग करेंगे क्या, अब अगेन फिर से इक्वेशन लिखेंगे। NaHCO3 HCl से रिएक्ट करेगा तो NaCl H2O एंड CO2, ये बैलेंस है, पहले से हम लोग को बैलेंस नहीं करना है। ये जब 1 मोल तो HCl भी 1 मोल। अब इसका देखिए NaHCO3 का कितना मोल है 1 - x/84, तो यहां 1 - x/84 रखे, तो ये भी 1 - x/84। तो देखिए HCl का मोल इस रिएक्शन में 1 - x/84 और पहले रिएक्शन में 2x/106। आई बात समझ में? तो इसीलिए टोटल मोल ऑफ HCl इक्वल टू 2x/106 प्लस 1 - x/84, और x आप पता कर चुके हैं, तो यहां रख दो, यहां रख दोगे मोल पता चल गया, और यहां जैसे ही रखोगे, यहां मोल ऑफ HCl की जगह पे, मोल ऑफ HCl की जगह पे क्या रखोगे, ये जो कैलकुलेट किए, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। बात समझे? इस तरह से, इस तरह से हम लोग, और लास्ट में इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मिलीलीटर में आंसर चाहिए। अब बताइए इसमें कंफ्यूजन है तो दोबारा समझाएं, चाहे रिफ्रेश करें, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख रहे हैं कि इसमें 2-3 स्टेप है। एक बार ऊपर वाला स्टेप फिर से बता। हाँ बोलिए।
ऊपर वाला स्टेप सर, जो इक्वेशन लिखा है। ये इक्वेशन, यस सर, वही वाला पार्ट। हाँ इक्वेशन बोलिए, फिर से समझा दें। यस सर। देखिए Na2CO3 HCl से रिएक्ट किया, NaCl H2O CO2 बनाया। जैसे सवाल क्या कह रहा है कि इन दोनों से हम लोग को HCl को रिएक्ट करवाना है, दोनों से Na2CO3 से भी और NaHCO3 से भी, दोनों से रिएक्ट करवाना है। तो हम लोग एसिड को जब कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। याद कीजिए, ये 10th क्लास में भी था। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो सॉल्ट, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बैलेंस किए। Na2 है, Na2 है, तो NaCl के आगे 2 लगा करके सोडियम बैलेंस किए। क्लोरीन 2 हो गया, तो HCl में क्लोरीन था तो हम HCl के आगे 2 लगाए, तो ये पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। Na2CO3 जब 1 मोल है तो HCl कितना मोल है? 2 मोल। Na2CO3 जब 1 मोल है तो HCl कितना मोल है? 2 मोल। आई बात समझ में? अब आप क्या किए कि इसका मोल Na2CO3 का मोल देखिए यहाँ पे x/106 लिखा हुआ है, तो जब ये 1 है तो ये 2 है, तो ये x/106 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2x/106। आई बात समझ में? अब आप NaHCO3 को दूसरा रिएक्शन, एक तो ये, दूसरा ये, NaHCO3 को HCl से रिएक्ट करवाते हैं, NaHCl H2O and CO2 बनता है। इसमें जब ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल, ये 1 - x/84, तो ये 1 - x/84। तो पहले में 2x/106 और दूसरे में 1 - x/84, दोनों को ऐड कर दिए, टोटल मोल। जब टोटल मोल HCl का पता चल गया तो यहां रख देंगे, तो मोल ऑफ HCl by 0.1 into 1000 कैलकुलेट हो जाएगा। अब आराम से आप इसको, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आराम से इसको एक बार फिर से रिफ्रेश देखिए। यहां से बताए हैं, फिर ये लास्ट यहां, और फिर ये HCl जो आया यहां रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो आराम से इसको देखिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आप आराम से इसको देखिए। और कोई कंफ्यूजन है तो हम फिर से बताएंगे, दोबारा बताएंगे। आगे बढ़े तब।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. अगले टॉपिक पे चले तब। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, चाहे लिख लिए? अगले टॉपिक पे चले तब। Yes, sir. Yes, sir. और कोई सवाल नहीं ना है 2.9 तक एक्सरसाइज में? और कोई सवाल 2.9 तक में? जल्दी बोलिए, 2.9 तक में और कोई सवाल? तो अगले शब्द पे चलिए, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व, the amount of solute dissolved in a particular solution at constant temperature। मतलब इसके बारे में हम लोग इस तरह से कहेंगे, the amount of solute dissolved in a particular solvent at constant temperature is called solubility। The amount of solute dissolved in a particular solvent at constant temperature is called solubility। या फिर इस तरह से भी, the amount of solute dissolved in per 100 gram mass of solvent at constant temperature is called solubility। The amount of solute dissolved in per 100 gram mass of solvent at constant temperature is called solubility। पर 100 ग्राम मास में जितना डिसॉल्व, और 100 ग्राम मास में जितना डिसॉल्व है उसी को सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 100, ये सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होगा। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट आल्सो इन ग्राम इनटू 100, मतलब जस्ट लाइक परसेंटेज की तरह, जैसे हम लोग परसेंटेज लिखते हैं वैसे। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब सॉल्युबिलिटी और मोलारिटी को रिलेट करते हैं। मोलारिटी को मतलब रिलेशन बिटवीन solubility and molarity, relation between solubility and molarity। इस फॉर्मूला को हम लोग मोलारिटी के साथ रिलेट करेंगे। देखिए किस तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, चाहे लिख लिए। Yes, sir. वैसे ज्यादा बेहतर है कि आप साथ में लिखा कीजिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए, लेकिन कॉपी पेन के साथ थोड़ा सा चलते चलिए, ज्यादा लाइव मतलब लगेगा क्लासरूम, ज्यादा फीलिंग आ रहा है धीरे धीरे करके। क्योंकि देखिए बहुत मतलब कि स्पीड भी नहीं रखना है और बहुत स्लो भी नहीं हो जा रहा है, तो थोड़ा सा लिखते रहिए, बनाते रहिए। अब देखिए इन दोनों में हम लोग रिलेशन कैसे लाएंगे वो समझिए। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे, उसी से हम लोग को रिलेशन लाना है। सॉल्युबिलिटी जो है इक्वल टू आया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट नीचे में ये मोलर मास से डिवाइड करते हैं, तो नीचे में डिवाइड किए तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट पहले से इनटू 100। अब ये बताइए कि मास डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या हो जाता है, मोल। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों की जगह पे मोल लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, और आपको पता करना है मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट क्या में होता है, किलोग्राम में। यहां मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, और मोलारिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट क्या में होना चाहिए, किलोग्राम में। तो चलिए इसको किलोग्राम में लिखते हैं। तो अब किलोग्राम में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, आप लोग बताइए। यहां मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को किलोग्राम में लिखना है, आप लोग बताइए। 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब यहां 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, डिवाइड। सोच के बताइए। पहले ग्राम में है, हम लोग किलोग्राम में लिखना चाह रहे हैं। यस सर, डिवाइड करेंगे। Divide करें। मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड सर। डिवाइड। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं समझे। पहले ग्राम में है, आप उसको जबरदस्ती किलोग्राम में लिख रहे हैं।
तो किलोग्राम ग्राम के बराबर कब होता है? जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से सुनिए, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टर्म आ रहा है। पहले से ग्राम में है, हम उसको किलोग्राम में लिख रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं? किलोग्राम में लिख रहे हैं। तो किलोग्राम ग्राम के बराबर कब होता है? जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तब ना, यानी कि यहां 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, मेन इक्वेशन में ग्राम है, हमारा इक्वेशन नहीं बदले, हम किलोग्राम में बदल रहे हैं। तो किलोग्राम ग्राम के बराबर कब होगा? जब आप सिंपल सोचिए, जैसे 5 किलोग्राम इक्वल टू कितना ग्राम? आप क्या करते हैं? 5 into 1000 करते हैं कि नहीं? बस हम वही किए। इस किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ग्राम के बराबर होगा, नहीं तो इक्वेशन बदल जाएगा। नहीं तो इक्वेशन बदल जाएगा। आप ग्राम को किलोग्राम आप लिख रहे हैं, इक्वेशन में नहीं है, आप उसको लिख रहे हैं। तो सिंपल सोचिए, किलोग्राम ग्राम के बराबर कब होता है? जब मल्टीप्लाई बाय 1000। आप ग्राम को बदल नहीं रहे। देखिए दोनों में फर्क है। ग्राम को जब हम बदलते हैं तो 1000 से भागा देते हैं, आप बदल नहीं रहे हैं, आप उसकी जगह पे किलोग्राम लिख रहे हैं। इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। आप ग्राम को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह पे किलोग्राम लिख रहे हैं। तो किलोग्राम इक्वल टू ग्राम कब होगा? जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 जीरो से कट गया। अब देखिए, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोलालिटी। मतलब अब इन दोनों की जगह पे हम लोग मोलालिटी लिख देंगे, इनटू लिखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में बच जाएगा 10। समझे ना? ये 10 बच गया, क्योंकि 1000 में से 2 जीरो 100 से तो कैंसिल हो गया, तो 10 ही ना बचा। तो मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय 10 इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। तो देखिए ये सॉल्युबिलिटी और मोलालिटी का रिलेशन आ गया, सॉल्युबिलिटी और मोलालिटी का रिलेशन आ गया। जैसे ये सवाल में बताइए क्या सॉल्युबिलिटी होगा, आप लोग आंसर बताइए। आंसर इस बार बोलिएगा नहीं, चैट में भेजिएगा। एक सवाल लिख रहे हैं इस टॉपिक का, तो आप उसको मैसेज में भेजिए। मैसेज ऑन कर दिए हैं, आप मैसेज में आंसर भेजेंगे। देखिए सवाल है 0.25 स्मॉल m मतलब मोलालिटी, 0.25 small m solution of urea at 298 Kelvin, then calculate its solubility। यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला अभी बताए थे कुछ देर पहले, NH2CO NH2। तो आराम से इसका आंसर चैट बॉक्स में जाइए, मैसेज कीजिए, बोलना नहीं है। और हर कोई मैसेज कीजिए, जितने भी क्लास कर रहे हैं। सामने आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है, 0.25 है, ये 0.25।
हो गया सबका? 5 आंसर भेजे हैं। 1.5 1.5 सबका 1.5 है, तो इसका मतलब कि सही है, सबका आंसर 1.5 है। तो सॉल्युबिलिटी हम लोग को पता करना था, मोलालिटी दिया हुआ है, मोलालिटी की जगह पे 0.25 रख देंगे। मोलर मास यूरिया का कुछ देर पहले बताए थे 60, तो ये से कैंसिल हो गया, 100 4 3 2 1.5 सही आंसर था। कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे बढ़े तब। अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 3 तरह का सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 3 तरह का सॉल्यूशन। अब आगे इसमें सुन, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी three types of solution are possible: saturated, unsaturated और सुपर सैचुरेटेड। 3 तरह का, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो और आप उसमें डिसॉल्व ना कर सके। सैचुरेटेड मतलब, फिर से सुनिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो तो सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होगा इन विच maximum amount of solute is dissolved. Maximum amount of solute is dissolved in a particular solvent at constant temperature. जैसे आप एक गिलास पानी लो, उसमें चीनी मिलाना शुरू करो, चाहे नमक मिलाओ, 1 चम्मच मिलाओ, 2 चम्मच मिलाओ, 3 चम्मच, 4 चम्मच, देखोगे एक समय के बाद मिलना बंद हो जाएगा, वो नहीं घुलेगा। मैक्सिमम घुल गया, घुलना बंद कर देगा। जब घुलना बंद कर दे वही सैचुरेटेड हुआ। मतलब आप जैसे 1 चम्मच मिलाए, 2 चम्मच मिलाए, 3 चम्मच मिलाए तो घुलता रहेगा, लेकिन जब घुलना बंद कर दे तो आप समझ जाइए कि वो सैचुरेटेड है। आई बात समझ में? अनसैचुरेटेड मैक्सिमम से कम, सुपर सैचुरेटेड मैक्सिमम से ज्यादा। तो सवाल उठता है कि जब मैक्सिमम घुल गया तो आप उससे ज्यादा कैसे घुलाएंगे? जैसे मैक्सिमम घुल गया, फिर ज्यादा कैसे घुलाएंगे? तो गौर कीजिए, हलवाई के दुकान पे चाशनी कैसे बनाता है? चाशनी कैसे बनाता है? पानी को गर्म करके चीनी ज्यादा घुला लेता है और फिर क्या करता है? ठंडा होने के लिए छोड़ देता है। तो ठंडा होने के लिए छोड़ देता है तो चाशनी क्या वापस शरबत में बदल जाता है? आप मार्केट से रसगुल्ला खरीद के लाते हैं तो उसका जो रस होता है वो शरबत हो जाता है क्या? नहीं ना। जितना चीनी है उसका कुछ हिस्सा अलग होता है लेकिन बाकी घुला रहता है। वही जो बाकी घुला हुआ रहा सुपर सैचुरेटेड। कुछ समझे? मतलब पहले हम लोग टेम्परेचर बढ़ा करके या घटा करके पहले ज्यादा घुला लिए, क्योंकि देखिए हर केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा घुले जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन के नेचर पे, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। आप जानते हैं कि हीट के बेसिस पे 2 तरह का सॉल्यूशन, इंडो, एक्सो। इंडो में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? ज्यादा घुलेगा। बताएंगे आगे इस टॉपिक के जस्ट बाद। तो सैचुरेटेड मैक्सिमम अमाउंट, अनसैचुरेटेड लेस देन मैक्सिमम, सुपर सैचुरेटेड मोर देन मैक्सिमम। आई बात समझ में?
सुपर सैचुरेटेड बनाएंगे कैसे? पहले टेम्परेचर को बदलेंगे ताकि ज्यादा घुल सके। तो टेम्परेचर बदलने का मतलब दोनों होता है, बढ़ाना भी घटाना भी। ये बात डिपेंड करेगा उसके नेचर पे, मतलब ये डिपेंड करेगा उसके नेचर पे कि वो इंडो है कि एक्सो है। आई बात समझ में? तो देखिए सैचुरेटेड के बाद दूसरा जो शब्द है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड के बारे में कहेंगे कि इन विच amount of solute is less than maximum in a particular solvent at constant temperature। मतलब इसके बारे में कहेंगे in which amount of solute is less than maximum at in a particular solvent at constant temperature, in which amount of solute is less than maximum in a particular solvent at constant temperature। आई बात समझ में? तीसरा जो केस है वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होगा in which amount of solute is more than maximum in a particular solvent at constant temperature, at constant temperature। सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए आप करेंगे क्या? पहले टेम्परेचर को बदलेंगे, चेंज करेंगे। पहले टेम्परेचर को क्या करेंगे? चेंज करेंगे ताकि सॉल्यूट ज्यादा घुल सके। यहां चेंज करने का मतलब जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उसके नेचर पे। तो आगे इसमें सुन लीजिए ध्यान से। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? टेम्परेचर को बदलेंगे। फॉर प्रिपरेशन ऑफ सुपर saturated solution, we first change the temperature, TMP temperature, by which more amount of solute dissolve, more amount of solute dissolve, and then constant the temperature। और तब टेम्परेचर को क्या कर दीजिए? कांस्टेंट कर दिए। देन कांस्टेंट दी टेम्परेचर। इसमें कोई कंफ्यूजन? इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े तब
इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन है तो जल्दी बोलिए। आगे बताएं इसमें, तब इसको इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए है ना? यस सर। अगला लिखिए, इसमें अब अगला कॉन्सेप्ट समझिए। लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी, लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी। इसका कहना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब सेम या सिमिलर बॉन्डिंग नेचर हो, चाहे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो, तभी एक दूसरे में डिसॉल्व होगा। तो इसके बारे में पहला पॉइंट हम लोग को याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, solute and solvent with same or similar intermolecular interaction dissolve in each other. This theory, solute and solvent with same or similar intermolecular interaction dissolve in each other. मतलब सेम हो या फिर सिमिलर, चाहे तो सेम हो या सिमिलर हो, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तभी डिसॉल्व होगा इच अदर, एक दूसरे में, सेम हो या फिर सिमिलर। जैसे आप गौर किए होंगे कि नमक पानी में घुल जाता है, नमक जो है वो पानी में घुलता है लेकिन तेल में नहीं घुलता है। जैसे आप नमक लिए, उसको पानी में डिसॉल्व कीजिए, आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऑयल में नहीं घुलता है, पानी में तेल नहीं घुलता है, एसिड घुल जाता है, नींबू घुल जाता है, क्योंकि नींबू में क्या है, एसिड है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब सेम या सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो, चाहे बॉन्डिंग नेचर, तो डिसॉल्व होगा एक दूसरे में। आई बात समझ में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम या सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो तभी डिसॉल्व होगा एक दूसरे में, अदरवाइज नहीं डिसॉल्व होगा। कोई भी केस, अब जैसे चीनी, नमक पानी में घुलता है लेकिन ऑयल में, किरोसिन में नहीं घुलता है। पेट्रोल में मिलावट की जाती है किरोसिन की, क्योंकि पेट्रोल और किरोसिन नॉन पोलर है, मतलब जो जैसा रहेगा उसमें घुलेगा। तब बेसिकली हम लोग जानते हैं कि दो तरह का कंपाउंड है, आयनिक और कोवैलेंट। कोवैलेंट दो तरह का, पोलर और नॉन पोलर।
मतलब आपको बेसिकली 3 शब्द है, आयनिक, पोलर, नॉन पोलर। आ रही है बात समझ में? आपके पास बेसिकली 3 है, आयनिक, पोलर, नॉन पोलर। आयनिक सॉल्यूट आयनिक सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर में नहीं घुलेगा। जैसे नमक आयनिक होता है, पानी पोलर होता है, घुल जाता है, लेकिन तेल में नहीं घुलता है। मतलब अगला पॉइंट आपको इस थ्योरी से याद रखना है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो जैसा होगा वैसा में घुलेगा। मतलब आप जैसे हैं, आपका फ्रेंड सर्किल भी वैसा होगा, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। आप पढ़ने वाले हैं, आपका दोस्त भी पढ़ने वाला होगा। आप घूमने वाले हैं, आपका दोस्त भी घूमने वाला होगा। केमिस्ट्री बहुत सिंपल सा बात करता है, आप जैसे हैं वैसा में ही घुलेंगे। मतलब अपोजिट हैं तो नहीं घुलेंगे, सिंपल सी बात करता है। आप जैसा होंगे, आपका फ्रेंड सर्किल भी वैसा ही होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो जैसा होगा वैसा में घुलेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब आप पानी लीजिए, उसमें जो जो घुल रहा है, जितना भी, चाहे तो वो आयनिक होगा या पोलर होगा, नॉन पोलर नहीं हो सकता है, कभी नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? पानी लीजिए, उसमें जो चीज आप घुला रहे हैं घुल जाए, तो समझ जाइए कि 2 ही चीज होगा, चाहे तो वो आयनिक होगा या पोलर होगा, क्योंकि पोलर घुलता है पानी में, आयनिक घुलता है। जो नहीं घुला वो समझ जाइए नॉन पोलर है। जैसे पेट्रोल, ऑयल, केरोसिन नहीं घुलता है। आप कोई भी चीज, सब्जी में नमक घुलता है पानी की वजह से, तेल की वजह से नहीं। सब्जी में नमक घुलता है किस वजह से? पानी की वजह से। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, आयनिक सॉल्यूट dissolve in ionic solvent or and polar solvent but does not ionic solute dissolve in ionic solvent and polar solvent but does not dissolve in non polar solvent, लेकिन नहीं घुलेगा नॉन पोलर में। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल में NaCl ionic dissolve in water polar, आयनिक NaCl आयनिक है, पानी में घुल जाएगा, but does not dissolve in oil, तो नॉन पोलर है। इसी तरह से आप इसमें अगला जो पॉइंट याद रखेंगे वो ये कि पोलर सॉल्यूट dissolve in polar solvent but does not dissolve in non-polar solvent। जैसे एसिड जितने भी हैं सब पोलर हैं, पानी में घुलते हैं। एसिड पोलर है, डिसॉल्व इन वाटर तो खुद पोलर है, बट डज नॉट डिसॉल्व इन ऑयल तो नॉन पोलर। और तीसरा और अंतिम लाइन आपको याद रखना है, नॉन पोलर सॉल्यूट dissolve in non-polar solvent। नॉन पोलर रहेगा, नॉन पोलर में घुलेगा, but does not dissolve in polar solvent।
एनसीईआरटी में 3 सवाल है इस टॉपिक से। इस टॉपिक से एक्सरसाइज में 3 सवाल है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज पलटिए, ओपन कीजिए और 23, 24 और 25 देखिए। 23, 24 और 25 3 सवाल। 23, 24 और 25 मिला। 23 पढ़िए, 23 नंबर सवाल पढ़िए। Suggest the most important type of intermolecular attractive interaction in the ठीक following है, pairs. ये 23 है ना? Yes, sir. ठीक, तो 23, 24 और 25 3 सवाल आप लोग खुद से चेक कीजिए। इसको खुद से सोचिएगा कि क्या पूछ रहा है। 23, 24, 25 ये तीनों सवाल हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक पढ़ करके रखिएगा। अगले क्लास में सॉल्युबिलिटी का, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, फिर गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड, एक एक करके हम लोग आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। और पिछला में किन्हीं को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। पिछले टॉपिक में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। पिछला टॉपिक में कुछ पूछना है तो पूछिए। अभी तक जितने भी टॉपिक हुए हैं इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर पता कैसे करें कौन सा पोलर है और कौन नॉन पोलर है? अच्छा, ये पहचान नहीं बताए हैं क्या? नहीं सर। बेसिक क्लास में एक लिस्ट बताए थे, आप किए थे बेसिक क्लास? होली से पहले 3 क्लास जो लगातार लिए थे। यस सर, 2 किए थे। अच्छा, 2 किए थे, तीसरा संडे वाला नहीं किए थे? नहीं सर। अच्छा, इसलिए आपका वो टॉपिक मिसिंग है। अच्छा कोई बात नहीं, अगले क्लास में हम फिर से बता देंगे। आज तो ये टाइम ओवर हो रहा है, अगले क्लास में जो है ना ये पहचानने का तरीका हम बता देंगे आपको। ठीक है सर। पिछले टॉपिक से और कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए। पिछले टॉपिक से किन्हीं को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछिए। पूछने में नहीं घबराइए, बेहिचक पूछिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तब चेक करके रखिएगा। और पोलर नॉन पोलर पहचानने का तरीका रिपीट कर देंगे। वैसे संडे को हम बताए थे बेसिक में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको दोबारा वो टॉपिक हम अगेन पढ़ा देंगे। ओके, और ना कुछ पूछना है? नो सर।